दोस्तों, बादशाह औरंगजेब आलमगीर हिस्ट्री की एक ऐसी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी जो आजकल इंडिया में कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में रहते हैं। बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, हेट करते हैं, गालियां देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग पॉजिटिव सोच भी रखते हैं और अक्सर डिफेंड करने लगते हैं। अलग अलग दौर के इतिहासकारों ने भी अपने अपने हिसाब से औरंगजेब आलमगीर के बारे में अच्छी और बुरी हर तरह की बातें लिखी, मगर बादशाह से जुड़ी वो एक चीज कि जिस पर लगभग सारे ही इतिहासकार एग्री करते हैं और आम लोग भी काफी हद तक जिस चीज पर मुत्तफिक नजर आते हैं, वो ये कि दरअसल इतिहास का ये इंसान एक मिलिट्री जीनियस था। मतलब जंगी मामलात में इस इंसान के पास जो तजर्बा था, जो काबिलियत थी, वो मुगलों के इतिहास में और कहीं पर नजर नहीं आती है। सिर्फ मुगल हिस्ट्री के अगर कामयाब हुक्मरानों पर भी नजर डालोगे तो जहां एक तरफ इनमें से ज्यादातर लोग जंगों पर जाया ही नहीं किया करते थे, या जाते थे तो बहुत कम जाते थे, या सिर्फ एक लीडर ही बनकर शामिल हुआ करते थे, तो वहीं दूसरी तरफ बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपनी पूरी जिंदगी ही जंग के मैदान में गुजार डाली थी। अभी उम्र बा मुश्किल 15 से 16 साल ही रही होगी कि जब शाहजहां के बेटे मतलब शहजादे औरंगजेब ने प्रॉपर जंगों में हिस्सा लेना या फिर जंगों में अपनी फौजों को लीड करना शुरू कर दिया था, और फिर आखिरी सांस तक, मतलब जब 1760 में 88 साल की उम्र में वफात हुई, तब भी ये इंसान जंग के मैदान में था। दोस्तों, ये बात है साल 1658 मई के महीने की कि जब औरंगजेब आलमगीर की तरफ से अपने बड़े भाई शाह शुजा को एक खत लिखा गया। इस खत में लिखा गया था कि मैं एक सच्चे भाई की तरह तुम्हें कभी भी जमीन या पैसे वगैरह की कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। शाह शुजा ने अपने भाई औरंगजेब के इस खत का जवाब तो दिया, मगर साथ ही अंदर खुफिया तौर पर औरंगजेब से जंग की तैयारियां भी शुरू कर दी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो मामला ये था कि मुगल एम्पायर के जो बादशाह थे, मतलब के शाहजहां, वो बीमार हो चुके थे और वो पहुंचा था कि जब उनके चारों बेटों के बीच वो खूनी खेल शुरू होने जा रहा था कि जो उस दौर में गद्दी हासिल करने के लिए हुआ था। शाहजहां के जो 4 बेटे थे, उनमें सबसे बड़े थे दारा शिको, के जो शाहजहां के भी दुलारे थे और तख्त के लिए पहली पसंद भी हुआ करते थे। दूसरे नंबर पर शाह शुजा थे कि जिनको औरंगजेब की तरफ से ये खत लिखा गया था और जो बंगाल के इलाके में गवर्नर हुआ करते थे। तीसरे नंबर पर औरंगजेब थे, जबकि चौथे नंबर पर थे मुराद बख्श। इनमें से बंगाल के इलाके के गवर्नर शाह शुजा ने तो हालात को देखते हुए अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था, अपने नाम के सिक्के चलवा दिया और तो और अपने नाम का खुतबा तक पढ़वा दिया। लेकिन जाहिर है गद्दी के 3 और भी दावेदार थे, इसीलिए इन दावेदारों से निपटने के लिए जब पहली ही जंग लड़ने का मौका आया तो पहली ही जंग में शाह शुजा को बड़ी हार झेलनी पड़ी। पहला मुकाबला बनारस के करीब बहादुरपुर के इलाके में शाह शुजा और धारा शिकों के बीच हुआ। इस जंग में शाह शुजा को हार का सामना करना पड़ा और मजबूरी में पीछे हटना पड़ा, जबकि दूसरा मुकाबला अब शाह शुजा से जीत चुके दारा शिको और औरंगजेब के बीच हुआ। इन दोनों के बीच तो 1658 में ही एक नहीं बल्कि 2 जंगें हुई, बैटल ऑफ धर्मा, बैटल ऑफ सामुगाद, और इन दोनों ही जंगों में औरंगजेब आलमगीर को बड़ी फतह नसीब हुई। हार के बाद दारा शिको ने जान बचाने की खातिर लाहौर की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने लाहौर की तरफ भी दारा शिकों का पीछा नहीं छोड़ा, और इसे पीछा करने के दौरान ही औरंगजेब आलमगीर की तरफ से अपने बड़े भाई शाह शुजा को वो खत लिखा गया था जिसके बारे में हमने शुरू में बात की, क्योंकि दारा शिको 2 बार जंगों में हारकर लाहौर की तरफ भाग चुका था। इसके अलावा सबसे छोटा भाई मुराद बख्श ऑलरेडी कैद में था, तो सिर्फ बंगाल का गवर्नर मतलब के शाह शुजा ही रह गया था, और वो इस वक्त और भी ज्यादा खतरा बन चुका था, क्योंकि बादशाह औरंगजेब आलमगीर के लाहौर के रास्ते पर निकल जाने के बाद अब आगरा बिल्कुल खाली हो गया था। औरंगजेब आलमगीर को बस यही खतरा था कि कहीं इस मौके का फायदा उठाकर शाह शुजा की तरफ से आगरा पर चढ़ाई ना कर दी जाए, और इसी खतरे को देखते हुए ही अपने भाई की तरफ ये खत लिखा गया था। दोस्तों, शाह शुजा ने बिल्कुल किया भी ऐसा ही था, क्योंकि शाह शुजा ने देखा कि जब आगरा खाली है तो फौरन चढ़ाई का हुक्म दे दिया। बड़ी तेजी के साथ इलाहाबाद और बनारस जैसे शहरों को कंट्रोल में ले लिया गया, और आगे बढ़ते हुए जितने भी इलाके आ रहे थे सब पर कब्जा कर लिया जा रहा था। दूसरी तरफ औरंगजेब आलमगीर ने भी अपने भाई को खत तो लिखा था, मगर साथ ही में बंगाल में अपना जासूसों का नेटवर्क भी एक्टिव कर दिया था, ताकि अगर कुछ भी हो तो उसकी खबर फौरन लाहौर में औरंगजेब आलमगीर तक भी पहुंच सके। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा था उसकी पल पल की खबर लाहौर के इलाके में पहुंच रही थी, जिसका नतीजा ये निकला कि अब औरंगजेब आलमगीर ने अपने बेटे सुल्तान मोहम्मद को अपने से पहले ही शाह शुजा का मुकाबला करने के लिए रवाना कर दिया,
जबकि लाहौर में छिपा हुआ दारा शिकोह जब लंबे वक्त तक नहीं मिल सका तो खुद भी औरंगजेब आलमगीर ने अब अपने बेटे के पीछे रवाना होने का फैसला किया और दारा शिकोह को ढूंढने की जिम्मेदारी अपने सरदारों के सर डाल दी। लिहाजा शाह शुजा और औरंगजेब आलमगीर के बेटे सुल्तान मोहम्मद का आमना सामना खजवा के उस इलाके में हुआ कि जो आज फतेहपुर में पड़ता है। जनवरी 1659 का वक्त आते आते अब सारे ही लोग एक ही जगह पर जमा हो चुके थे। मतलब कि शाह शुजा उनकी पूरी फौज, उनके सारे साथी, दूसरी तरफ खुद औरंगजेब आलमगीर भी उनके बेटे, उनकी सारी फौज, मतलब के अब सारे ही लोग एक दूसरे के सामने थे और 4 जनवरी को तड़के सुबह जंग का आगाज भी हो गया। इस जंग में औरंगजेब आलमगीर ने अपनी तमाम फौज को अलग अलग डिवीजन्स में बांट दिया था और हर डिवीजन के आगे हाथी और बंदूकें तैनात की गई थीं, जबकि उनके पीछे बख्तरबंद घुड़सवार मौजूद थे। 4 जनवरी को सुबह 8 बजे औरंगजेब आलमगीर अपने शाही हाथी पर सवार हुए और अपनी फौज के मुआयने के लिए निकले। उसके बाद फौज ने मूवमेंट शुरू किया, जबकि 3 बजे तक अभी ये फौज शाह शुजा की फौज के सामने पहुंच चुकी थी। वक्त ज्यादा हो जाने की वजह से उस दिन तो दोनों फौजों के बीच कोई खास जंग नहीं हो सकी, बल्कि दोनों फौजों ने अंडरस्टैंडिंग के साथ रात रुकने का फैसला किया और दोनों फौजों के जो सिपाही थे उनकी जो अपनी अपनी पोस्ट थी वहीं पर सो गए। जबकि औरंगजेब आलमगीर ने भी मैदान जंग में ही एक जगह पर टेंट लगवाया और वहीं सोने का फैसला किया। तभी अचानक से एक वक्त ऐसा आया कि जब रात के अंधेरे में बादशाह औरंगजेब आलमगीर की फौज में भगदड़ मच गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बल्कि ज्यादातर लोग तो यही सोच रहे थे कि शायद रात के अंधेरे में धोखा देते हुए शाह शुजा ने हमला कर दिया है। मगर दरअसल वो कोई हमला नहीं था, बल्कि एक धोखा था कि जो औरंगजेब आलमगीर को उनके अपने एक साथी की तरफ से दिया गया था। ये धोखा देने वाले कोई और नहीं बल्कि मालवाड़ के राजा जसवंत सिंह थे। ये शुरू में दारा शिकोह की तरफ से औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ लड़े थे, लेकिन जब जंगों में दारा शिकोह को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा तो फिर इन्होंने औरंगजेब आलमगीर के साथ संधि कर ली, मतलब के डील कर ली और 14,000 की फौज लेकर अब ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर की तरफ से शाह शुजा से लड़ने के लिए पहुंचे। लेकिन यहां आकर भी अब इन्होंने रात के अंधेरे में शाह शुजा को एक लेटर भिजवाया जिसमें यह मैसेज दिया गया था कि मैं औरंगजेब आलमगीर की फौज पर पीछे से हमला करूंगा, जबकि तुम आगे से हमला करना। मजबूरी में पूरी फौज को पीछे पलटना ही पड़ेगा और इस तरह से अब तुमको पूरी फौज को अच्छी तरीके से क्रश करने का, उसको कुचल देने का मौका मिल जाएगा। मगर दूसरी तरफ शाह शुजा को जसवंत सिंह पर यकीन ही नहीं आया, बल्कि शाह शुजा को तो लगा कि जसवंत सिंह औरंगजेब आलमगीर के साथ मिलकर उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं, ताकि जैसे ही हम कोई मूवमेंट करें, कुछ भी करें, तो हमको रात के अंधेरे में ही आसानी के साथ धर लिया जाए। इसीलिए जब जसवंत सिंह के इशारे पर रात के अंधेरे में औरंगजेब आलमगीर की फौज में भगदड़ मची, तो जो शाह शुजा की फौज थी वो अपनी जगह पर डटी रही, बिल्कुल भी नहीं हिली और इस तरह से उन लोगों ने एक बड़ा मौका अपने हाथ से गंवा दिया। जसवंत सिंह ने अब अपने लगभग 14,000 राजपूत सिपाहियों के साथ औरंगजेब आलमगीर की फौज से बाहर होने का फैसला किया। इतने सिपाहियों के एक साथ जंग से पीछे हट जाने के बाद अब औरंगजेब आलमगीर की जो फौज की ताकत थी वो लगभग आंधी हो चुकी थी। इतिहासकार लिखते हैं कि जब औरंगजेब आलमगीर को जसवंत सिंह के भाग जाने की खबर दी गई तो वो उस वक्त अपने टेंट में सजदे की हालत में थे। उनको जब बताया गया तो उन्होंने बिना कुछ बोले ही इशारा किया कि मानो वो कह रहे हों कि अगर जसवंत सिंह जाता है तो जाने दो। अगला दिन हुआ तो दोनों ही फौजें आमने सामने आईं और उस जंग का आगाज हुआ कि जिसने फिर भारत के पूरे इतिहास को बदलकर रख दिया। जंग शुरू हुई तो सबसे पहले औरंगजेब आलमगीर ने अपनी फौज में से 10,000 की एक डिवीजन बनाकर उसको आगे बढ़ने का हुक्म दिया। आगे हाथी थे तो पीछे घुड़सवार थे और खुद इस जंग में औरंगजेब आलमगीर भी लगभग 20,000 सिपाहियों वाली एक डिवीजन को लीड कर रहे थे। दूसरी तरफ जो शुजा थे उन्होंने अपनी फौज को कुछ इस तरह से तरतीब दिया कि सबसे आगे तो तोपों को रखा, जबकि उसके पीछे एक सीध में पूरी फौज लगा दी। सेंटर के साथ साथ बिल्कुल इसी फॉर्म मिशन को ही दाईं और बाईं साइड में भी अपनाया गया। साथ ही में 2,000 के करीब फौजियों को रिजर्व भी रखा गया था कि जब भी जरूरत पड़े या मौका दिखे तो वो दाएं बाएं या फिर सेंटर किसी भी तरफ से ज्वाइन कर लें। 8 बजते ही दोनों ही तरफ से पहले तोपें दागी गई और उसके बाद गोलियां चलने की आवाज आनी शुरू हो गई। शुजा की तरफ से दाएं और बाएं फ्लैंक्स ने हमला शुरू किया और इन दोनों के आगे 3-3 हाथियों को खड़ा किया गया था, जिनके सीनों पर जंजीरें बनी हुई थीं
शाह शुजा की ये स्ट्रेटजी कामयाब भी साबित हुई, क्योंकि बहुत जल्द ही औरंगजेब आलमगीर का जो बायां फ्लैग था वो टूटने लगा। शाह शुजा की फौज ने जब ये देखा तो मौका देखते ही उन्होंने अब सेंटर की तरफ भी बढ़ना शुरू किया। औरंगजेब आलमगीर के जो जनरल्स थे वो फौरन बढ़ते हुए इस अटैक को काउंटर करने के लिए आए भी, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी, क्योंकि शाह शुजा की तरफ का एक हाथी मन मस्त हो चुका था और वो सेंटर फॉर्मेशन को तोड़ते हुए डायरेक्ट औरंगजेब आलमगीर के पास आ चुका था। ऐतिहासिक किताबों में बस इसी एक लम्हे को इस जंग का सबसे अहम पॉइंट माना जाता है, बल्कि जंग का एक मोड़ माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे हालात पैदा हुए थे, जो सिचुएशन थी, कोई भी इंसान होता, कोई भी जंग का लीडर होता, वो घबरा कर अपनी जान बचाने की खातिर थोड़ा बहुत पीछे जरूर हटता, या फिर उसका घोड़ा या जो हाथी होता वो तो भागने ही लगता। मगर यहां पर औरंगजेब आलमगीर ने हर हाल में वहीं डटे रहने का फैसला किया। इवन जब एक लम्हे को औरंगजेब आलमगीर को यह महसूस हुआ कि शायद वो नहीं तो उनका हाथी वहां से हिलडुल जाएगा या पीछे हटने की कोशिश करेगा, तो फौरन ही उन्होंने अब अपने हाथी के पैरों को जंजीरों से बनवा दिया, ताकि किसी भी बड़े खतरे या घबराहट की सूरत में वो वहां से हिल ही ना सके। क्योंकि मदमस्त हाथी या किसी भी दूसरे बड़े हमले की वजह से भी, चाहे पीछे खुद औरंगजेब आलमगीर हटते या उनका हाथी पीछे हटता, दोनों ही सूरतों में उनकी फौज का मुराल टूट जाता। बल्कि इतिहासकारों ने तो लिखा है कि इस जंग में एक और भी ऐसा मौका आया था कि जहां पर औरंगजेब आलमगीर की जंगी सूझबूझ नजर आती है। क्योंकि एक बार शाह शुजा के तगड़े हमले की वजह से जो औरंगजेब आलमगीर की फौज का बायां फ्लैंक था वो टूटने लगा था। औरंगजेब आलमगीर जो सेंटर में थे वो आसानी मदद के लिए जा सकते थे और मदद कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सेंटर में ही बिल्कुल सीधा जमा रहने का फैसला किया। इसकी वजह यह थी कि औरंगजेब आलमगीर को पता था कि अगर उनका हाथी जरा सा भी इधर उधर मुड़ा तो पीछे की फौज को यह संदेश जाएगा कि शायद औरंगजेब आलमगीर ने वापस होने का या फिर भागने का फैसला कर लिया है। इसीलिए खुद मदद को जाने की बजाय औरंगजेब आलमगीर ने लेफ्ट और राइट की जो लीडरशिप थी उसको मैसेज भिजवाया कि हर हाल में मजबूती के साथ जमे रहे। दूसरी तरफ शाह शुजा ने बिल्कुल इन्हीं मामलों में ही गलतियां कर डाली। इसीलिए शुरू में जो मोमेंटम मिला था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया और अब औरंगजेब आलमगीर की फौज शाह शुजा पर भारी पड़ने लगी। औरंगजेब आलमगीर की फौज की खतरनाक तोपें की जो ऑलरेडी शाह शुजा की आधी फौज को खत्म कर चुकी थी, उनसे बचने के लिए एक लम्हा ऐसा आया कि जब हाथी के बहुत ऊपर बैठे हुए शाह शुजा ने नीचे उतरकर घोड़े पर सवार होकर लड़ने का फैसला किया। लेकिन ये शाह शुजा की बहुत बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जैसे ही आम फौजियों ने ऊपर मौजूद हाथी को खाली देखा तो उनको लगा कि शायद शाह शुजा या तो मारा जा चुका है या फिर भाग चुका है। हालांकि बाद में शाह शुजा ने अपनी फौज का हौसला बढ़ाने की कोशिश की भी, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी, क्योंकि बचे कुचे जो सिपाही थे वो पहले ही भागने लगे थे। फौज की टुकड़ियों के जो सिपेसलार थे उनमें से जिसको भी जहां पर मौका मिला वो उधर को भाग निकला, और इस तरह से खजवा की इस जंग में मिली हुई जीत ने अब मुगल सल्तनत की गद्दी के लिए बादशाह औरंगजेब आलमगीर का रास्ता साफ कर दिया था, क्योंकि सारे ही दावेदार रास्ते से हट चुके थे। हालांकि शाह शुजा ने इसके बाद भी मीर जुमला के साथ एक और जंग की थी, लेकिन उस जंग में भी शाह शुजा को हार ही का सामना करना पड़ा। नतीजतन इस बार तो शाह शुजा को पूरा भारत ही छोड़कर आज के बर्मा के इलाके में पनाह लेनी पड़ी थी। तो साथियों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।